नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग यूपीएससी 2015 जीएस का बाकी का क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पहले वाली वीडियो में हमने जो सो यूपीएससी 2015 का प्रीलिम्स का 1 to 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चंस कवर कर लिया था। बाकी का जो 50 से लेकर 100 तक का जीएस का क्वेश्चन बच गया था 2015 सेट वाला, उसको जो सो आज की वीडियो में कवर करेंगे। और इसमें जैसो आज हम लोग देखेंगे कि 2015 के यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस में कौन सा सवाल पूछा गया था। तो बाकी का वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर जाकर आपको वहां पर उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाली वीडियो में हमने देखे कि यहाँ पर 50 तक कंप्लीट करवा दिया है। अब आज की वीडियो में हम 51 से आगे बढ़ेंगे और ये हमारा है पेपर 2015 यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस का पेपर 1। अब चलिए 51 की ओर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 51 में देखिए बोला जा रहा है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें बोला गया है किसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, ठीक ना। जो कैबिनेट मिशन आया था उसने क्या किया था, तो उसने बोला गया है कि यहाँ पर उसने जो सो भारत में एक संघीय सरकार की सिफारिश किया था, तो ये बात सही बोला गया है। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर में बोला गया है कि इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया था, ठीक ना। तो ऐसा इसमें कोई भी बात नहीं बोला गया था इस एक्ट में कि भारत के न्यायालय की शक्तियों में विस्तार किया जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे ये कथन आपका गलत हो जाता है। फिर बोला जा रहा है इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया, ठीक ना। आईसीएस का मतलब उस टाइम वही होता था, इंडियन सिविल सर्विस, ठीक ना, मतलब यूपीएससी वाले में। तो बोला जा रहा है कि इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया, तो ये बात सही है कि उसके बाद जो सो यानी कैबिनेट मिशन ने जो सो आईसीएस में जो सो और अधिक भारतीयों को जो सो लेने का दावा किया था, ठीक ना, मतलब उपबंध किया था। मतलब इस भर्ती में जो सो भारतीयों को लेने का दावा किया गया था, तो ये बात यहाँ पे सही बोला गया। तो इस तरह से आपका कोड जो सो यहाँ पे सी सही हो जाता है। फिर 52 में चलिए। तो 52 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण और शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, ठीक है ना। मतलब कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसका जलवायु जो सो उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण है, ठीक ना। उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, उसके बाद शीतोष्ण से आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। तो आपका कौन सा नेशनल पार्क है, तो वो आपका है नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है ना। फिर आगे की ओर चलिए 53 में। तो 53 में बोला जा रहा है एमएसटी इंटरनेशनल क्या है, ठीक ना। ये जो एमएसटी इंटरनेशनल है वो क्या चीज है। तो आपका जो यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया गया है कि गृह युद्ध के शरणार्थियों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बोला जा रहा है विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन, ठीक है ना। जो एमएसटी इंटरनेशनल है वो क्या चीज है, विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन, ये आपका यहाँ पे सही हो जाता है। फिर सी में बोला गया था कि यदि निर्धन लोगों की मदद के लिए एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन है, तो गलत है, ठीक ना। ये जो सो सीधा विश्वव्यापी मानव अधिकार का जो एक है आंदोलन है। फिर बोला गया युद्ध से विनष्ट हुए क्षेत्रों में चिकित्सा चिकित्सा आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए एक अंतर सरकारी अभिकरण, तो ये भी नहीं है, ठीक ना। तो आपका सही ऑप्शन जो सो बी है। फिर 54 में देखिए। तो 54 में बोला जा रहा है कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में, ठीक ना, इसका निर्माण जो सबसे पहले किया गया था। तो यहाँ पे देखिए कुछ मंदिर दिया गया है या फिर कुछ स्मारक दिया गया है,
और इसमें से बोला जा रहा है कि सबसे पहले निर्माण यहाँ पे किसका हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले निर्माण जो सो हुआ था धौली स्थित शैलकृत हाथी का, ठीक है ना। जो धौली में स्थित है शैलकृत हाथी, उसका निर्माण जो सो इन सभी में से पहले हुआ है। फिर 55 में चलिए, तो 55 में बोला जा रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं, ठीक ना। सामंती व्यवस्था से संबंधित है यहाँ पे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय स्थानीय राजनीतिक सत्ता। तो ऐसा कुछ भी नहीं था समांती व्यवस्था में। फिर सेकंड नंबर में बोला गया कि भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, ठीक ना। तो आपको याद होगा कि जो समांती व्यवस्था थी वो जो सो भूमि के नियंत्रण से संबंधित थी, और समांती व्यवस्था में जो सो सामंतों को जो सो एक भूमि का टुकड़ा दिया जाता था और उस पर जो सो उसका नियंत्रण होता था। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि भूमि के नियंत्रण, ठीक ना, तथा उस पर स्वामित्व आधारित प्रशासनिक संरचना, ठीक ना, मतलब उस पर जो सो उसका अब से स्वामित्व होगा और उसी का जो सो प्रशासन होगा। फिर थर्ड में बोला गया है कि सामंत सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी, ठीक ना, दास का संबंध बनना। क्या बोला गया कि सामंत तथा उसके अधिपति के बीच यानी स्वामी और दास का संबंध होता था। किसके किसके बीच, इन दोनों के बीच, सामंत और उसके अधिपति के बीच। तो ये भी कथन यहाँ पे आपका जो सो सही दिया गया। तो इस तरह से आपका 2 और 3 नंबर सही हो जाता है, कूट भी सही हो गया। फिर 56 में चलिए, तो 56 में बोला गया है कि बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंड स्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो ये जो बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन है वो जो सबका करता है विश्व बैंक के द्वारा। फिर 57 में चलिए, तो 57 में बोला जा रहा है कि भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है, ठीक ना, मतलब यहाँ पे संगठित संगठन कुछ संगठनों का नाम दिया गया और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य है। तो भारत इनमें से यहाँ पे पहले में ऑप्शन में दिया गया है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ठीक ना, मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ऑपरेशन, तो इसका भारत जो सदस्य नहीं है। फिर बोला जा रहा है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका भी संगठित मतलब इसका भी सदस्य भारत जो सो नहीं है। फिर बोला जा रहा है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ठीक है ना, क्या चीज बोला जा रहा है, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन यानी ईस्ट एशिया समिट, तो भारत जो सो इसका सदस्य है। तो यहाँ पे जो सो कुट बी सही हो जाता है, इस तरह से कि यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर सही हुआ तो यहाँ पे सिर्फ कुट बी सही हो गया। फिर 58 में चलिए, तो 58 में बोला जा रहा है कि भारत में इस्पात उत्पादन उद्योगों को निम्नलिखित में से किसके आयात की उपेक्षा होती, ठीक ना। जो भारत में इस्पात उद्योग है, इस्पात उत्पादन उद्योग है, उसको जो सो किसके आयात की अपेक्षा होती, ठीक ना। तो किसके आयात की अपेक्षा होती, तो भारत में जो इस्पात उत्पादन उद्योग है उसको जो सो सबसे ज्यादा आयात की अपेक्षा होती है कोकिंग कोयले की, ठीक ना, कोकिंग कोयला की, इसकी जो सो सबसे ज्यादा अपेक्षा होती है आयात में, ठीक ना। फिर 59 पर चली, तो 59 पर बोला जा रहा है भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं, ठीक ना। जो 5वां और 6ठा अनुसूची है भारत के संविधान में वो किस लिए है। तो भारत के संविधान में 5वां और 6ठा अनुसूची किसके लिए, तो यहाँ पे दिया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, तो यही कथन यहाँ पे आपका सही दिया गया। फिर बोला गया राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, फिर बोला जा रहा है पंचायतों की शक्तियों, ये भी नहीं, फिर बोला जा रहा है सभी सीमावर्ती, तो ऐसा कुछ भी नहीं 5 और 6 में, ठीक ना। सिर्फ यही कि उसमें जो सो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में जो सो हित का संरक्षण के लिए उसका प्रशासन के संबंधित वहाँ पे बात बोला गया। फिर 60 में चली, तो यहाँ पे 60 में बोला जा रहा है संघ की सरकार
यानी यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले में दिया गया है कि राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी, ठीक ना। कौन उत्तरदायी है? राजस्व विभाग को यहाँ पे बताया गया कि संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी? राजस्व विभाग। तो ये कथन यहाँ पे गलत है, ठीक ना। राजस्व विभाग जो सो इसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है। फिर सेकंड नंबर में बोला गया है कि भारत की संसद के प्राधिकरण यानी ऑथोराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता है। क्या बोला जा रहा है? भारत की संसद की प्राथमिकता के बिना यानी भारत की संसद से बिना पूछे आप जो सो भारत की संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाल सकते हैं, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये कथन जो सो आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही दिया गया कि भारत की बिना परमिशन के भारत की संसद के बिना परमिशन से आप जो सो संचित निधि से राशि नहीं निकाल सकते। फिर बोला जा रहा है थर्ड में कि लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरण के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती, तो ऐसा नहीं है, ठीक ना। जो लोक लेखा समिति करती है उसमें जो सो किसी भी तरह की संवितरण करने के लिए भारत का संसद का प्राधिकरण अनुमति जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे कोट भी सिर्फ सही होता है। फिर 61 पर चलिए। तो 61 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कस्टोडियन है। तो कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय, भारत का उच्चतम न्यायालय। सही आंसर आपका डी है, ठीक ना। फिर 62 पर चलिए। तो 62 पर बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें बोला गया है कि त्वरित सिंचाई का लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। फिर बोला जा रहा है कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। तो ये कथन सही दिया गया कि जो कमांड क्षेत्र का विकास है वो जो सो 1974-75 में किया गया था और उसका उपयोग जो सो जल की दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। तो यहाँ पे कोट भी सही है। फिर 63 पर चलिए। तो 63 में बोला जा रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया, ठीक है ना। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का गठन किया गया समिति का जो गठन किया गया उसका गठन जो सो किसके अधीन किया गया है? तो उसका गठन जो सो भारत में आपका किया गया खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। फिर बोला जा रहा माल के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम जियोग्राफिकल इंडेक्स ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इसके तहत भी नहीं किया गया। फिर बोला जा रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इसी के तहत जो माल का सॉरी जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया था। फिर 64 में चलिए। तो यहाँ पे 64 में बोला जा रहा है कि मैकांग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की पहल है, ठीक ना। जो मैकांग और गंगा सहयोग हो रहा है उसमें जो 6 देशों की पहल है निम्नलिखित में से कौन से देश प्रतिभागी नहीं है, ठीक ना। मतलब कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है, ये यहाँ पे पूछा गया। तो देखिए उनमें से कौन सा देश शामिल नहीं? बांग्लादेश तो हाँ शामिल नहीं, बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं। कंबोडिया शामिल है। फिर यहाँ पे आपका चीन भी इसमें शामिल नहीं है, ठीक ना। तो ये और ये यहाँ पे शामिल नहीं है। बांग्लादेश और चीन शामिल है, म्यांमार भी शामिल है और थाईलैंड भी शामिल है। तो 1 और 3 शामिल नहीं, तो कुट सी से हो गया। फिर आप यहाँ पे 65 पर आ जाइए। तो 65 में बोला जा रहा है कि समाचारों में प्राय आने वाला बासल समझौता या सरल शब्दों में बासल थ्री क्या चीज है? बासल थ्री, तो वो क्या चीज है? तो बासल थ्री आपका है जैव विविधता के संरक्षण और धारणीय सस्टेनेबल उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति विकसित करने का
प्रयास करता है, गलत है। फिर बोला जा रहा है बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन उन्नत करने का प्रयास करता है, ये सही है। तो बासल थ्री आपका जो सो इसी से संबंधित आता है कि जो बैंकिंग क्षेत्र है उसमें जो सो वित्तीय और आर्थिक दबाव का जो सो सामना करने के लिए सामर्थ्य को उन्नत किया जाता है, ठीक है ना, जिससे जोखिम का प्रबंधन जो सो कम करने का प्रयास किया जाता है। फिर सी में दिया गया था कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का प्रयास, तो गलत है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सो बैंकिंग से रिलेटेड है तो यहाँ पे ग्रीन हाउस इसका कोई संबंध ही नहीं। फिर डी में बोला गया था विकसित देशों से निर्धन देशों को प्रौद्योगिकी के अंतरण का प्रयास करता है ताकि वे पर शीतल में प्रयुक्त होने वाले क्लोरोफ्लोरो, यहाँ पे ये पर्यावरण से संबंधित आ गया तो ये भी गलत हो गया, ठीक ना। फिर 66 में देखिए, तो 66 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें बोला गया है पहले कथन में कि पूरे वर्ष 30 डिग्री नाइट्रोजन और 60 डिग्री सॉरी 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज कहलाती है, ठीक है ना, जो साल भर 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच हवा बहती है उसको जो सो क्या कहा जाता है, पछुआ पवन। तो ये गलत दिया गया है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कथन में बोला जा रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो शीतकालीन वर्षा लाने वाली आई वायु आयु वायु संहिताएं यानी मॉइस्ट एयर मासेज पछुआ हवाओं के भाग होती है, ठीक ना। तो ये आपका सही है कि जो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली हवाएं कौन होती, तो वो होती पछुआ हवाएं। तो ये कथन सही दिया गया, मतलब इस तरह से आपका सिर्फ कुड बी से हुआ। फिर 61% सॉरी 67% तो 67 में बोला जा रहा था कि क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रीम संघ इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन IORARC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में आपका स्टेटमेंट है, तो ये आपका है एसोसिएशन रीम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहले में क्या बोला गया कि इसकी स्थापना अत्यंत हाल ही में समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल अधिप्लाव ऑयल स्पिल्स की दुर्घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप की गई थी, तो गलत है। फिर बोला जा रहा है एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है, ठीक है ना, मतलब यह सिर्फ समुद्री सुरक्षा के लिए, तो ये भी गलत है, तो एक भी सही नहीं है। फिर 68 पर चलिए, तो 68 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, ठीक है, मतलब किस आंदोलन के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था, तो वो था आपका स्वदेशी आंदोलन। फिर 69 पर चलिए, तो 69 में बोला जा रहा है भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है, ये अनोखे और अधिक मजबूत होते जाते हैं, ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना, मतलब ये जो पुल होता है वो जो सो जीवित होता है, और इस तरह का पुल जो सो कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना, मतलब वृक्षों के पेड़ का जो जड़ होता है उसको जो सो उखाड़ कर नदियों में फेंक दिया जाता है, और वहां पर जब फेंक दिया जाता है मतलब जब नदियों का मतलब होता है जलधारा में, ठीक है ना, जब जलधारा में फेंक दिया जाता है तो वो क्या होता है कि वो वृक्ष का रूप ले लेते हैं, मतलब वृक्ष का रूप लेने लगते हैं, मतलब वो जो जड़ होता है वो फैलने लगता है, और उसका जो सो लोग पुल के रूप में उपयोग करते हैं, मतलब आने जाने के लिए। तो इस तरह का उदाहरण कहाँ पर देखने को मिलता है, तो इस तरह का उदाहरण जो सो आपको देखने को मिलता है मेघालय में मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि उधर ही जो सो इस तरह की जंगली इलाका आपको और पहाड़ी इलाका देखने को मिलेगा। फिर 70 पर चलिए, तो 70 में बोला जा रहा था
कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किन के कारण होती है या फिर आती है। तो उसका कारण क्या होती है? सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रण बल, ठीक ना। सूर्य का भी गुरुत्वीय बल और चंद्रमा का भी गुरुत्वीय बल तथा पृथ्वी का अपकेंद्रण बल, ठीक ना। तीनों ही जो सो यहाँ पे सहायक करती, तब जो सो महासागर या समुद्र में ज्वार भाटा आती है, ओटीटी। फिर 71 पर, तो 71 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन आईआरएस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी कार्यकलाप में आईआरएस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें आपका उपयोग किया जाता है पहले नंबर कथन पर दिया गया फसल की उपज का आकलन करने के लिए, किसका? आईआरएस का। तो इससे दिया गया। फिर सेकेंड नंबर पर दिया गया था भूमि जल यानी ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण करने के लिए, तो यहाँ पे सही दिया गया था। फिर थर्ड में दिया गया था खनिज का अन्वेषण करने के लिए, खनिज का अन्वेषण करने के लिए, तो ये भी सही दिया गया था। फिर दिया गया था दूरसंचार के लिए, तो गलत दिया गया। फिर बोला गया यातायात अध्ययन के लिए। तो यहाँ पे आपका कोट ये यहाँ पे सही हो रहा है। फिर 72 पर चलिए। तो 72 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। फिर बोला जा रहा है उपयुक्त राज्यों में से किन में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदा पर्णपाती वन होते हैं। तो किस में होता है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में तो होता ही होता है, फिर यहाँ पे हिमाचल में नहीं होता है क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, ठीक ना, क्योंकि वो जो सो बर्फीला इलाका है। फिर बोला जा रहा है थर्ड मिजोरम, तो मिजोरम में भी होता है, तो 1 और 3 हो गया आपका सही। फिर 73 पर चलिए। तो 73 में बोला जा रहा है कि कभी कभी समाचारों में देखे जाना वाला शब्द इंडियार्क, ठीक ना, इंडियार्क किसका नाम है? तो जो इंडियार्क है वो इंडियार्क किससे संबंधित होता है? पहले में दिया गया देशज रूप से विकसित भारतीय रक्षा डिफेंस में अधिसंस्थापित रडार सिस्टम, तो गलत है। फिर बोला जा रहा है हिंद महासागर रिम के देशों को सेवा प्रदान करने हेतु भारत का उपग्रह, गलत है। फिर सी में बोला गया है कि भारत द्वारा अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थापित एक वैज्ञानिक प्रतिष्ठान, तो ये भी गलत है। फिर डी में बोला गया कि आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जलीय वैधशाला, ठीक ना, मतलब ये जल के अंदर की एक वैधशाला है, किसके लिए? वैज्ञानिक के अध्ययन के लिए, और ये कहाँ पर है? तो आर्कटिक क्षेत्र में है। तो ये यहाँ पे आपका सही है इंडिया के संदर्भ में। फिर 74 पर चलिए। तो 74 में बोला जा रहा है वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में यहाँ पे सवाल पूछा गया है, और इससे संबंधित कौन सा सवाल कौन सा कथन आपका सही है, सो देखिए। पहले नंबर पर बोला गया यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिकों, समाजों और देसी देसी जनों यानी इंडियन पीपल्स की एक वैश्विक भागीदारी होती, तो ये सही है, ठीक ना। फिर सेकंड नंबर पर बोला गया कि ये धारणीय अनसस्टेनेबल वन प्रबंधन हेतु पर्यावरणीय अनुकूलीय और जलवायु अनुकूलन क्लाइमेट एडोप्शन प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालय विशेष रूप से जो सो इंडिविजुअल वैज्ञानिकों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती, तो ये गलत दिया गया। फिर दो नंबर पर बोला जा रहा है कि देशों की उनकी वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने प्लस में प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने में मदद करती, तो ये भी सही है, ठीक ना। तो 1 और 3 आपका सही हो जाता है, तो सी नंबर सही हो जाता है। फिर 75 पर चलिए। तो 75 में बोला जा रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, ठीक ना। तो कौन सी भाषा थी? तो भाषा थी आपकी उड़िया, जिसको क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया। फिर
6 पर चलिए, तो 66 में बोला जा रहा है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो वर्ल्ड लाइफ संगठन, और इसमें पहला कथन दिया गया यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी होती है, ठीक ना। तो ये कथन यहाँ पे सही दिया गया कि ये जो सो वैश्विक लेवल की भागीदारी सुनिश्चित करती है। फिर दूसरे नंबर पर दिया गया जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक ना। इस संगठन से पहले ही जो सो हॉटस्पॉट की संकल्पना शुरू हो चुकी है। फिर थर्ड में बोला जा रहा है यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायो डायवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। तो यहाँ पे सही दिया गया कि ये संगठन जो सो महत्वपूर्ण पक्षी, ठीक ना, एवं जैव विविधता क्षेत्र को जो सो इम्पोर्टेंट रूप में जो सो निर्दिष्ट स्थलों के रूप में पहचान करता है। तो 1 और 3 तो कोटि सी से हुआ, ठीक ना। फिर 77 पर चलिए, तो 77 पर बोला जा रहा है दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है, ठीक ना। इसकी बात हुई दक्षिण पश्चिम की, दक्षिण पश्चिम एशिया की। तो कौन सा देश है जो भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? इजराइल तो फैला है, लेबनान भी फैला है, जॉर्डन जो सो यहाँ पे भूमध्य सागर तक नहीं फैला हुआ है, ठीक है, उसकी सीमा जो है भूमध्य सागर तक नहीं फैला हुआ है। फिर 78 पर चलिए, तो 78 में बोला जा रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन यानी टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है, ठीक ना। मतलब भारत में कौन सा ऐसा वन है जिसमें जो सो सागौन जो सो एक प्रभावी वृक्ष है, ठीक ना। मतलब सागौन की वहां पर जो सो आपको अधिकता देखने को मिलेगी। तो वो कौन सा वन है वहां पे? तो वो वन है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जिसमें आपको सागौन की अधिकता देखने को मिलेगी स्पीसीज की उसकी। फिर 79 पर चलिए, तो 79 पर बोला जा रहा है प्रायः समाचारों में देखी जाने वाली बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच यानी बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहले में बोला गया है क्षेत्रीय आतंकवाद से निपटने की एक कार्य नीति संघीय सहयोग संगठन संघाई सहयोग संगठन को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक का एक परिणाम। तो ये गलत है। फिर बोला जा रहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में धारणीय आर्थिक समृद्धि की एक कार्य योजना एशिया प्रशांत आर्थिक मंच एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के विचार का विमर्श का एक परिणाम है। गलत है। फिर बोला जा रहा है महिला सशक्तिकरण हेतु एक कार्यसूची संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का एक परिणाम। तो ये यहाँ पे सही दिया गया, ये भी वन से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे गलत है। फिर 80 में चलिए, तो 80 में क्या बोला जा रहा है? तो 80 में बोला जा रहा है हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है। लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। उपयुक्त उद्भरण में निम्नलिखित क्षेत्र में से किसका वर्णन किया गया, ठीक है ना। मतलब इतनी जो बात यहाँ पे किया गया, तो उसमें किसका संबंध यहाँ पे किया गया? तो देखिए यहाँ पे संबंध है आपका बी यानी विषुवतीय वृत्त से। फिर 81 में, तो 81 में बोला जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही, ठीक ना। तो ये गलत दिया गया था उस टाइम। फिर दूसरे में दिया गया पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपयों में सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता जा रहा था, ठीक ना, रुपयों के अनुपात में। तो ये यहाँ पे सही दिया गया है, कोटि बी। फिर 82 पर चलिए, तो 82 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें बोला गया है कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। क्या बोला जा रहा है? भारत में किसी राज्य की विधान परिषद
आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, ठीक ना। मतलब किसी राज्य की जो विधानसभा है वो कितना बड़ा हो सकता है, तो बोला जा रहा है राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक, तो ये यहाँ पे गलत बोला गया है, इससे बड़ा ये नहीं हो सकता, ठीक ना। फिर सेकंड नंबर पर बोला जा रहा है किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नमो नाम निर्देशित करता है, ठीक ना। मतलब उसको जो सो पद की अवधि देता है, मतलब उसको जो सो वहाँ पे नियुक्ति देता है, तो ये भी गलत है। तो कोड डी सही हो गया आपका, कोई भी सही नहीं है। फिर 83 पे चलिए, तो 83 में बोला जा रहा है कि भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें या उपबंध किसमें किया गया, संविधान की उद्देशिका में, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में। अब 83 से 84 की ओर चलिए, तो 84 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कर्षण वर्णन है, ठीक ना। पारितंत्र का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा वर्ड यहाँ पे कर रहा है, शब्द कर रहा है, कौन सा कुट यहाँ पे कर रहा है। तो आपका पहले में दिया गया एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों यानी ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय। फिर बोला जा रहा है कि पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा आवश्यक है, गलत है। फिर बोला जा रहा है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है, जीवों का वह समुदाय और साथ ही वह जिसमें रहते हैं, तो ये सही दिया गया। किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात, ये भी गलत है, ठीक है ना। ये किसी स्पेशल क्षेत्र की बात हो रही है। फिर 85 में चलिए, तो 85 में बोला जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका सबसे मेन प्रमुख उद्देश्य होता है वो है आपका विकास में जन भागीदारी, सही दिया गया। फिर बोला जा रहा है राजनीतिक जवाबदेही, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बोला जा रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये सही दिया गया। फिर बोला जा रहा है वित्तीय संग्रहण, तो ऐसा भी कुछ नहीं, तो 1 और 3 यहाँ पे आपका सही हो गया। फिर 86 पर चलिए, तो यहाँ पे आपको 86 में देखने को मिलेगा कि पहले में दिया गया सॉरी यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर उससे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है और बोला जा रहा है कि बैंक दर, खुली बाजार कार्रवाई, लोन ऋण, लोक राजस्व यानी पब्लिक रेवेन्यू। फिर बोला जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा मौद्रिक नीति के घटक है, ठीक है ना। मौद्रिक नीति के घटक कौन सा है, तो ये मौद्रिक नीति के घटक आपका कौन सा है, तो उसमें से आपका है खुली बैंक दर है, खुली बाजार कार्रवाई भी है, लोक ऋण नहीं है, लोक राजस्व भी नहीं है, तो 1 और 2 सही हो गए, तो कोट सी सही हो गया। फिर 87 पर चलिए, तो 87 में बोला जा रहा है भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहले नंबर पर कथन में दिया गया भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल सरकार का उत्तरदायित्व है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बोला जा रहा है मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिर बोला जा रहा है घटा हुआ मुद्रा परिचलन यानी मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता, तो ये यहाँ पे सही। फिर बोला जा रहा है बढ़ा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, ये भी गलत है, ठीक है ना। इसमें जो सो मुद्रास्फीति के नियंत्रण में केवल सरकार का ही नियंत्रण नहीं रहता है, उसमें जो सो आरबीआई का भी नियंत्रण रहता है। और यहाँ पे इसलिए गलत हो गया कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं होती, तो ऐसा गलत है। उसमें जो सो भारतीय रिजर्व बैंक की अहम भूमिका होती है। फिर यहाँ पे बोला गया था कि बढ़ा हुआ मुद्रा का जो परिचालन होता है उससे जो सो मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, तो ऐसा नहीं है। वो जो सो मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो सो पहले से ही मुद्रा का परिचालन बढ़ चुका है। फिर 88 पर चलिए, तो 88 में बोला जा रहा है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, पाकिस्तान। फिर बोला गया उपयुक्त में से कौन से परमाणु शस्त्रों के अपसार विषयक संधि यानी टीटी ऑन दी नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसे सामान्यतः परमाणु अपसार संधि कहा जाता है, ठीक है ना, एनपीटी के नाम से जाना जाता है, की मान्यता के अनुसार परमाणु सशस्त्र संपन्न राज्य न्यूक्लियर वेप्स स्टेट्स क्या चीज है। तो एनपीटी के संदर्भ में यहाँ पे एक कथन पूछा गया और उसमें जो कौन सा देश शामिल है, तो उसमें से आपका शामिल है चीन भी शामिल है और फ्रांस भी शामिल है।
भारत जो सो और इजराइल पाकिस्तान इसका हस्ताक्षर करता नहीं है। फिर 89 पर चली तो 89 में बोला जा रहा है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें दिया गया है, किसमें प्रतिस्थापित किया गया है। उद्देशिका में नहीं, राजकीय निधि निर्देशक तत्व में दिया गया है। कौन सा शब्द? कल्याणकारी राज्य। फिर 90 पर चली तो 90 में बोला जा रहा है कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ठीक है। मतलब कृषि उत्पादन में जो लकड़ी का हल का उपयोग किया जाता था उसमें जो सो अब इस्पात के हलों का उपयोग किया जा रहा है, तो वो जो सो किसका उदाहरण है? तो वो आपका उदाहरण है, पहले में दिया गया था श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं। फिर बोला जा रहा है पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति, तो ये यहाँ पे सही है, ठीक है ना। इससे जो सो पूंजी जो सो बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि आप जो सो पहले लकड़ी का करते हैं तो लकड़ी सस्ती होती थी, अब इस्पात करें तो इस्पात महंगी होती है, इससे जो सो आपका पूंजी बढ़ जाएगी। फिर 91 में बोला जा रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि बोला जा रहा है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। फिर बोला जा रहा है कि ऐसा क्यों है, तो ऐसा क्यों है, पहले में बोला गया लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती इसलिए, तो ऐसा नहीं है। फिर बोला जा रहा है संसद जो संविधान का संशोधन कर सकती, ऐसा इसलिए भी नहीं है। फिर बोला जा रहा है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ऐसा तो ऐसा इसलिए भी नहीं। फिर बोला जा रहा है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि तो यही कथन जो आपका सही है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्री परिषद जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है ना। वैसे कथन यहाँ पर ये भी सही है कि राज्यसभा को जो भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, मतलब राज्यसभा भंग नहीं होती। फिर जो संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, कथन ये तीनों सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि भारत में संसद की प्रणाली मतलब संसदीय प्रणाली की सरकार है वो क्यों है, तो ऐसा इसलिए कि जो संसद की जो मंत्री परिषद होती है वो जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर 92 पर चलिए तो 92 पर बोला गया है कि H1N1 विषाणु का प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख होता है। जो H1 है, H1N1 है, किससे संबंधित है, वो आपका है स्वाइन फ्लू से, ठीक ना। फिर 92 के बाद जो सो 93 पर चली तो 93 में क्या बोला गया कि भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों यानी बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर पहले कथन में क्या बोला है कि जैव शौचालय में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनोकुम द्वारा उपक्रमित होता है, तो ऐसा नहीं है। फिर बोला गया है कि इस अपघटन के अंत उत्पाद अंतिम उत्पाद केवल अमोनिया एवं जलवाष्प होते हैं जो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। फिर बोला गया था कि उपयुक्त कथन में से कौन से सही, तो कोई भी कथन सही नहीं है। फिर 94 पर चलिए तो 94 में बोला जा रहा है अंतरराष्ट्रीय नकदी यानी लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है। तो अंतरराष्ट्रीय नकदी किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है वस्तु एवं सेवा। फिर बोला जा रहा है यहाँ पे सोना और चांदी। फिर बोला जा रहा है डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं जैसे हार्ड करेंसी, तो ये यहाँ पे सही दिया गया है। फिर डी भी गलत है। फिर 95 पर चलिए तो 95 में बोला जा रहा है फ्यूल सेल जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? फ्यूल सेल के संदर्भ में। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करेगी, तो ये कथन सही दिया गया है। फिर यहाँ पे बोला गया था कि दूसरे नंबर पर कि फ्यूल सेल का उपयोग वाहनों को विद्युत प्रदान के लिए किया जा सकता है, गलत है। फिर बोला जा रहा है
फ्यूल सेल प्रत्यावर्ती धारा एसी के रूप में विद्युत उत्पादन करती, गलत है क्योंकि वो डीसी के रूप में उत्पादन करती है, ठीक ना। तो 48 सही हो गया। फिर 96 पर चलिए, तो 96 में बोला जा रहा है कि कलमकारी चित्रकला करती है, किसको रेफर करती है कलमकारी चित्रकला, तो वो जिसको रेफर करती है आपका दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को। ये कथन सही। फिर बी में बोला गया था पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प से हाथ से किया गया चित्रण को, तो गलत है क्योंकि वो जो सूती वस्त्र पर चित्रकला को इंगित करती है, लेकिन यहाँ पे बोला गया बांस के हस्तशिल्प। फिर सी में बोला गया था भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर थप्पे से की गई चित्रकारी को, तो ये भी गलत है। फिर बोला गया था उत्तरी पश्चिम भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकला, ये भी गलत है, ठीक ना, क्योंकि वो जो जनरली जो दक्षिण भारत की बात हो रही थी। फिर 97 पर चलिए, तो 97 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्प यानी सीड विलेज कंस्ट्रक्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो कौन सा है, तो वो आपका है पहले में दिया गया था कि किसानों को अपने ही खेत के बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें दूसरों से बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना, तो ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया। फिर 97 के बाद मतलब दूसरे ऑप्शन की ओर चलिए, तो दूसरे ऑप्शन में बोला गया है कि किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाना, तो ये कथन सही दिया गया। फिर सी में चलिए, तो सी में बोला जा रहा है कुछ ग्रामों को अनन्य रूप से प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए अधिक यानी ईयर मार्क करना, तो गलत है। फिर डी में दिया गया था कि ग्रामों में उद्यमियों को अभिज्ञात करना तथा उन्हें बीज कंपनियों की स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकी और विद्युत उपलब्ध कराना, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका ऑप्शन बी सही है, कथन बी सही है। फिर 98 में चलिए, तो 98 में बोला जा रहा है कि वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है, ठीक है ना। अब हर साल देखते होंगे कि घाटे का बजट हो रहा है, इस साल भी देखिए अब 2024 का जो बजट है उसमें भी जो वर्ष जो 2024 का बजट है उसमें भी जो घाटे का बजट रहा है, ठीक ना। घाटे का बजट का मतलब हुआ कि मतलब हमने जो सो आयात ज्यादा कर लिए और निर्यात कम कर पाए, ठीक ना। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक ना। तो कौन सी कार्रवाई की जा सकती है घाटे को कम करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है पहले नंबर ऑप्शन पे कि राजस्व की जो व्यय है उसमें जिसको कमी लाएगी, ठीक है, मतलब जो राजस्व में सरकार व्यय कर रही खर्च करी उसमें कम खर्चा करेगी, ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे सही दिया गया। फिर सेकंड नंबर पर बोला गया नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना, तो ये तो बिल्कुल नहीं करेगी क्योंकि अगर ये कार्य करेगी तब जो सो उसका व्यय जो सो अधिक हो जाएगा और फिर जो सो घाटे का बजट बढ़ जाएगा। फिर थर्ड में बोला गया है कि उत्पादन सॉरी यहाँ पे उपदान दिया गया, ठीक है ना, तो उपदान यानी सब्सिडी का उक्तीकरण करना, तो ये कथन यहाँ पे सही दिया गया है। फिर फोर में दिया गया तो उद्योगों का विस्तार करना, तो ये यहाँ पे सही नहीं है, ठीक ना, तो 1 और 3 सही है, तो कोटि ये सही हो गया 1 और 3। फिर 99 पर चली, तो 99 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसको भौगोलिक सूचना यानी जियोग्राफिकल इंडेक्स की स्थिति प्रदान की गई है, तो किसको प्रदान की गई है, पहले में बनारसी जड़ी और साड़ी को, इसको भी प्रदान किया गया मतलब जीआई टैग, तो बनारसी जरी और साड़ी को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। फिर बोला गया है कि बी नंबर पर राजस्थानी दाल बाटी चूरमा को, तो उसको जो जीआई टैग नहीं मिला है। फिर थर्ड में दिया गया तिरुपति की लड्डू को, उसको जीआई टैग दिया गया है, तो 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाता है आपका। फिर लास्ट नंबर क्वेश्चन है 100, जिसमें बोला गया भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इरेडा के संदर्भ में यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है
फिर यहाँ पे बोला गया सही कोड का चयन कीजिए। पहले में दिया गया या एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी, तो सही है। फिर बोला जा रहा है या एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, तो यह भी सही है। तो इस तरह से आपका कोड सी से हो गया। तो इस तरह से आपका जो सो 2015 का जीएस कंप्लीट हो गया। 2015 का यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस कंप्लीट हो गया था। अब जैसे हम लोग 2016 की ओर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे जल्द ही आपसे 2016 की यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।